वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज जो है होमवर्क जो मैंने कल दिया था उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और आप देखिए होमवर्क जो कल दिया गया था वो रिलेटेड किससे है। इसमें आपको कोटि और जो है शून्यता निकालना था, यानी कि रैंक और नलिटी। वह प्रोसेस क्या है? नॉर्मल फॉर्म यानी कि सामान्य रूप से। तो सामान्य रूप में ट्रांसफ़र करके आपको नलिटी और इसकी रैंक निकालनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है मैंने जो दिया था वो आव्यूह है A इक्वल टू और 1 1 2 1 1 2 और सेकंड रो है 1 2 3 1 2 3 और थर्ड रो है 0 -1 -1 0 -1 -1 को क्या करना है? आपको इसे सामान्य रूप में रूपांतरित करना है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो को सामान्य रूप जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फॉर्म में रूपांतरित करके और यह कोटि और शून्यता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? कोटि और शून्यता करके कोटि यानी कि रैंक। मैं यहाँ इंग्लिश इसकी टर्मोलॉजी लिखता जा रहा हूँ। जैसे कोटि को रैंक कहते हैं तथा शून्यता को नलिटी। ये ज्ञात करना है आपको। आप जैसे जानते हो नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या निकालना है? आपको रूपांतरित करना है और कोशिश करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल जाए। तो यहाँ मैट्रिक्स A है और यहाँ पर 1 1 2 1 2 3 0 -1 -1 ये आव्यूह है, मैट्रिक्स है। इसमें हमें कोशिश ये करना है कि क्या मिल जाए? यहाँ 1 1 यानी कि यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे 1 1 हो, यहाँ 0 0 हो और ये पूरे 0 हो जाए तो और अच्छा है। ठीक है, अगर 3 का मिल रहा है यूनिट मैट्रिक्स 1 1 1 डायगोनल हो और सभी एलिमेंट्स 0 हो तो भी हमारे लिए बेहतर है। तो चलिए देखते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं और किस तरह से इसमें नलिटी आती है। यानी कि इसमें जो है यूनिट के रूप में हम लाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि C1 में हम चेंज करें, क्योंकि 1 1 2 है और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 हमें नहीं चाहिए, जिससे यानी कि C2 यानी कि टेंस कर लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इक्विवेलेंट का, और ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पर C2 को अगर C1 से घटा दें तो C2 टेंस C2 -C1। देखिए यहाँ पर घटाने पर 0 मिल जाएगा हमें, यहाँ पर 1 मिल जाएगा और यहाँ घटाने पर भी जो है हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर C2 में चेंजिंग किया, C3 में भी चेंजिंग कर दें, ट्वाइस टाइम्स ऑफ C1 ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो C3 में जो चेंजिंग होगा यानी कि C3 -2 टाइम्स ऑफ C1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है 1 यानी कि C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, 1 1 0 आप ये लिख लेंगे। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके हम रफली दिखा दे रहे हैं। C2 -C1 यानी कि 1 -1, पहला इसका एलिमेंट 0, C2 -C1 यानी 2 -1, यहाँ पर 1 होगा। वेरी गुड। यहाँ पर जो है -1 -0, क्योंकि C2 -C1 -1 -0 यानी -1 होगा। यहाँ पर मैंने बताया था कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब जरा देखें कि यही प्रोसेस C3 में भी हमें करना है, लेकिन वहाँ से ट्वाइस ऑफ C2 घटाना है। तो ट्वाइस ऑफ C2 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम पहला एलिमेंट ले लेते हैं 2
ट्वाइस टाइम्स ऑफ 1 मतलब 2, तो 2 - 2 0, ट्वाइस टाइम्स ऑफ 1 मतलब 1 का 2 गुना 2 होगा। ठीक है, उसी तरह से हम 3 - ट्वाइस टाइम्स ऑफ 1 यानी कि 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 एंड -0, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ 0 0 होगा, तो -1 यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ देखें 0 1 एंड -1, ये यहाँ पर हो गया। अब आप जानते हो कि यहाँ पर 2 0 हमें मिल गया। इसके साथ साथ R2 टेंड्स R2 - R1 कर लो, ये चीज़ें R2 - R1, तो यहाँ पर ये 0 मिल जाएगा हमें। और उसके बाद देखते हैं हम इसके साथ साथ और कितने जो है 0 यहाँ पर मिल जाते हैं। पहले एक प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं हम, और यहाँ जो चेंजिंग करना है वह है R2 टेंड्स R2 - R1। ठीक है, R2 टेंड्स R2 - R1 यानी कि R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, इट कैन बी रिटन एज 1 0 0, ये 1 0 0 लिखा जा सकता है। R2 - R1 में आप जब जाओगे तो यहाँ 1 - 1 होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा। R2 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है और R1 का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है। देन 1 - 0 ये हो जाएगा 1, देन 1 - 0 ये हो जाएगा 1। सो यहाँ पर होगा 0 1 1। ठीक है, और यहाँ पर पुनः आपका क्या है 0 -1 एंड -1। ठीक, आप जरा देखें यहाँ पर फिर हमें क्या मिलेगा। R3 + R2 कर लो, R3 में R3 + R2, R3 + R2 करोगे आप तो R3 में ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, हमें नेक्स्ट चेंजिंग क्या करनी है। ये इक्विवेलेंट होगा, और हम चेंजिंग क्या कर रहे हैं, R3 टेंड्स R3 + R2, R3 + R2 यह जो है क्या वैल्यू आएगा इसका 1 0 0। ये R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 1 हो जाएगा, 0 1 1। और यहाँ R3 में जब आप ऐड करोगे तो ऐड करके देख लो आप क्या होगा, R3 + R2, तो R3 यहाँ पर है और R2 यहाँ पर है। जब दोनों को ऐड करोगे 0 + 0 0 हो जाएगा, और यहाँ -1 + 1 जब ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ सेकंड एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम, थर्ड रो 0 आएगा। और यहाँ पर जब ऐड करोगे आप -1 + 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यानी कि थर्ड एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है पूरा नीचे 0 हो गया। अब हमें पता है कि 1/1 यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा जो कि यूनिट मैट्रिक्स है, जिसमें प्रॉब्लम क्या है 1। अब देखो कॉलम को कॉलम थर्ड और कॉलम सेकंड में, अगर कॉलम थर्ड को कॉलम सेकंड से घटा दें तो ये 1 इसको 0 कर देगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से जो है चेक करते जाओगे हम कैसे इसको जो है यूनिट मैट्रिक्स में बदल सकते हैं। क्लियर। अब जरा देखते हैं हम क्या चेंजिंग करने के लिए हमने कहा कि C3 में से C2 को घटा दो, यानी कि C3 में चेंज करना ना, C3 टेंड्स C3 - C2। क्लियर। अब चलिए देखते हैं क्या होगा, 1 0 0, C1 में कोई चेंजिंग नहीं, C2 में भी कोई चेंजिंग नहीं, 0 1 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप घटाओगे 0 - 0 क्या होगा, 0 होगा, 1 - 1 0 एंड 0 - 0 0। अतः यह जो है आप देख रहे हो 1 0 0 1, ये 2 ऑर्डर का, कितने का, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल गया, बाकी सब 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि रैंक क्या होगा, कोटि या रैंक, ये आपका होना है R, यानी कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, या रो A से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2,
क्योंकि 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आपको प्राप्त है। अब देखिए नलिटी क्या होगा, यानी शून्यता। शून्यता यहाँ पर आपका हो जाएगा नलिटी, यानी कि क्या कैसे निकालते हैं नलिटी, n माइनस आर। n क्या है, यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो जिस मैट्रिक्स को लेकर हम चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स n होता है और ऑर्डर ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स ये r होता है, जिसे कोटि कहते हैं। तो n आप देख रहे हो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3 हो गया, माइनस आप लिख लो, फार्मूला भी लिख सकते हो यहाँ पर, और क्लियर हो जाएगा n माइनस आर, जिससे आपको पता चलेगा कहाँ से आया है। n की वैल्यू आपकी 3 है और r की वैल्यू 2 है, और अतः 1 हो गया। तो यहाँ शून्यता या नलिटी 1 हो गया। ये कल का आपका होमवर्क था, यानी कि पिछले लेक्चर का। अब देखिए प्रीवियस लेक्चर का ये होमवर्क हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नया टॉपिक, और नया टॉपिक में हमें आएगा यानी कि सदिश पंक्ति और सदिश पंक्ति के साथ साथ कॉलम या स्तंभ। ठीक है, सदिश पंक्ति और सदिश स्तंभ को हमें पढ़ना, और उसके साथ हमें ये देखना है कि रैखिक परतंत्र और रैखिक स्वतंत्र जो सदिश होते हैं उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, निकालना है। तो चलिए हम पहले टॉपिक को समझते हैं कि ये सदिश पंक्ति और सदिश स्तंभ क्या होता है। ठीक, और आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को यह वीडियो प्राप्त हो और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसमें जो है आप देखेंगे पूरा कोर्स आपका जितने कंटेंट में दिए गए हैं सभी के सभी जो है एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, और साथ साथ क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो कि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जो है आप ज़रूर सूचित करें कि अगर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन से रिलेटेड, या कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो उससे भी रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं सदिशों के रैखिक पंक्ति सदिश। पहले हमने कहा था, पहले पंक्ति सदिश समझाएं और उसके बाद रैखिक परतंत्रता और स्वतंत्रता। पंक्ति सदिश ये है क्या, या आपको इंग्लिश में कहेंगे रो। रो आपका वेक्टर है ये, और ये पंक्ति सदिश यानी कि रो वेक्टर। अब इसमें होता क्या है, अगर आप किसी भी सदिश को आप एक पंक्ति के रूप में लिखते हो, जैसे आपका जो भी सदिश है A1, A2, A3 डैश डैश AN, ठीक, यह यक्स जो है वो क्या कहलाएगा, पंक्ति सदिश। इसमें जो है आपके n एलिमेंट हैं और यहाँ पर एक ही रो है और n कॉलम क्रिएट हो रहा है, तो इसका जो है 1 इंटू n ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यह पंक्ति सदिश कहलाएंगे। ठीक, अब अगर इसको और दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हो आप, तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एलिमेंट को पूरा एक रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 1 1 2 1 3 डैश डैश 1 n। अगर आप देखो तो 1 क्रॉस n, यह एक पंक्ति सदिश हो गया। ठीक है, अब इसी को अगर क्या कहते हैं, स्तंभ में, स्तंभ सदिश। अगर किसी सदिश या वेक्टर क्वांटिटी को, जिसे कॉलम कहेंगे, कॉलम वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम कॉलम में रिप्रेजेंट करें, जैसे y हमने वेक्टर क्वांटिटी ले लिया और यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करें A1 1
और ये 2 1, A2 1, A3 1, A4 1, A5 1, डैश डैश AM1, इसको यम ले लेते हैं। तो यम क्रॉस 1 का ये मैट्रिक्स बनेगा, जो कि क्या है, इसमें यम एलिमेंट हैं और एक स्तंभ में रखे गए हैं, इनकी क्या है, यम पंक्तियां हैं, यम पंक्तियां हैं। तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे मैट्रिक्स को जो कि वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर राशियों से बनी हुई हैं, ठीक है, और वह एक स्तंभ के रूप में है, हम स्तंभ वेक्टर या स्तंभ सदिश कहते हैं। चलिए, अब जो है एक अगर सदिश मैट्रिक्स ले लें, उसमें कितने स्तंभ और कितने जो है रो बनेंगे, इसको हम देख लेते हैं। देखिए आप, इसमें जो है किसी भी मैट्रिक्स को ले लिए A, और उसमें ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं A11, A12, A13, डैश डैश A1n, ठीक। अब दूसरा रो हम लिखते हैं A21, A22, A23, डैश डैश A2n। इस तरह से हम AM1, AM2, AM3, डैश 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 AM n ले लेते हैं। तो ये यम क्रॉस n ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स हो गया, ठीक। इस मैट्रिक्स में हमें कितने जो है सदिश पंक्ति मिलेंगे या पंक्ति सदिश मिलेंगे, और कितने जो स्तंभ सदिश यानी कि रो वेक्टर्स, और कितने जो है कॉलम वेक्टर्स मिलेंगे। तो जरा आप ध्यान दें, अगर रो वेक्टर्स को R1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो R1 क्या होगा, A11, A12, A13, डैश डैश A1n। इसी तरह से R2 आपको मिलेगा A21, A22, A23, डैश डैश A2n। और इसी तरह से अगर आप निकालें तो Rm, यहाँ देखिए यम रो है, Rm मिलेगा आपको AM1, AM2, AM3, डैश डैश AM n, ठीक। इतनी यानी कि R1, R2, R3 करके Rm रो हमें मिल जाएंगे। यह रो का हो गया। लेकिन अगर कॉलम अनुसार देखें हम, तो कॉलम को अगर C1 हम मान लेते हैं तो ये कॉलम C1 मिलेगा, जो कि कॉलम वेक्टर होगा। कॉलम वेक्टर ये A11, A12, A21, A31, A41, डैश डैश क्या हो जाएगा, AM1। ये फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स है। और दूसरा कॉलम मैट्रिक्स इसका होगा A22, A21, A12 पर A12, A22, A32, ये 2 वाले कॉलम मैट्रिक्स मिलेंगे, और ये M2 इस तरह से होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें CN डैश डैश, यहाँ पर CN यानी कि n कॉलम मिलेंगे। यहाँ पर जो है AN 1n, A1n, A2n, A3n, इस तरह से AMn। यहाँ पर n सदिश कॉलम मिलेंगे, यानी कि यह जो है कॉलम वेक्टर हो गया, कॉलम वेक्टर्स, और ये क्या हो गए, रो वेक्टर्स।
ये कॉलम वेक्टर्स हो गए, ये रो वेक्टर्स हो गए, ठीक है। ये आपके होंगे कॉलम वेक्टर्स और रो वेक्टर्स। अब इसके साथ साथ सदिशों का योग और गुणन, यहाँ पर इस रैखिक स्वतंत्र और परतंत्र में सदिशों का योग और गुणन हम देख लेते हैं। तो सदिशों का योग और गुणन कैसे करोगे, इसमें सिंपली वही प्रोसेस है जो आप सदिश में करते आए हो, लेकिन यहाँ पर सब एलिमेंट अलग अलग मैट्रिक्स के रूप में होंगे, तो उसमें अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से जो है सदिशों का गुणन करेंगे आप, और इसमें ऐड या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किस तरह से, यानी कि अदिश से मल्टीप्लाई करके किस तरह से उसे जोड़ेंगे। तो मान लीजिए दो सदिश हैं x और y, ठीक है। x सदिश दिया हुआ है x1 x2 डैश डैश xn, और y सदिश जो दिया हुआ है y1 y2 डैश डैश yn। अगर इनको जोड़ने की बात आती है x प्लस y, तो ये संगत एलिमेंट, इनके जो है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसे करेस्पॉन्डिंग या असंगत एलिमेंट कहा जाता है, इनको हम जोड़ते चले जाएंगे। x1 प्लस y1, ध्यान दीजिए संगत एलिमेंट को केवल, x2 प्लस y2 और x3 प्लस y3, इस तरह से जोड़ते हुए xn प्लस yn तक हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसे ऐड कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि सदिश को। तो सदिशों का योग और सदिशों का गुणन आप किस तरह से करेंगे ये जरा देखिए। अगर मान लीजिए कोई के एक अदिश है, ये अदिश राशि है, माना कि के अदिश है, तो अदिश है, तो इस तरह से अगर के एक्स मल्टीप्लाई करें तो के यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा x1 x2 x3, इस तरह से x2 x3 डैश 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 xn में मल्टीप्लाई होगा। तो ये सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होंगे, के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि के x1 के x2 के x3 डैश डैश के xn, ये सब में मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ साथ अगर हम इनको फिर मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना चाहें तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके भी। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि ऐड और मल्टीप्लाई के लिए भी इसे करके देख सकें। तो देखिए x, मान लीजिए कि x जो है 1 0 1 2 3 4 हो, 1 2 3 4 है, और y जो है आपका वैल्यू दिया हुआ है 3056 है। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं x, यानी कि x प्लस y, इन दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 2 प्लस 0 3 प्लस 5 और 4 प्लस 6, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस 2 8 और 10, ये हो जाएगा यहाँ का x प्लस y। मान लीजिए अगर 2x हमें निकालना है तो 2 कैपिटल X कैसे करेंगे, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। और मान लीजिए किसी और चीज़ में ऐड करना है तो इसे ऐड कर सकते हैं। और अगर 0 इंटू x है, अगर 0 हमने एक आदेश ले लिया जो कि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 इंटू 1 2 3 4 अगर है तो 0 सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, और आप जानते हो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक, यहाँ पर
यह कंप्लीट हो जाएगा, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होकर सबका प्रोडक्ट आ जाएगा 0 0, जो कि 0 वेक्टर होगा। ठीक है, अब सदिश का रैखिक स्वतंत्रता एवं परतंत्रता हम बता दे रहे हैं कि कैसे ये निकालते हैं, और यही टॉपिक है इसमें जो आप पढ़े हो, और यानी कि पंक्ति वेक्टर यानी कि पंक्ति सदिश और स्तंभ सदिश, जिसमें यानी कि रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर। तो इसमें जो है इसके परतंत्र और जो है सदिशों का रैखिक स्वतंत्रता और परतंत्रता निकालने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं। और उससे पहले कुछ इसमें टर्मोलॉजी बता देते हैं कि क्या इसका यानी कि वर्क है। जैसे मान लीजिए आप ले लिए x y सदिशों की रैखिक स्वतंत्रता एवं परतंत्रता, सदिशों की यानी कि वेक्टर्स की रैखिक स्वतंत्रता एवं परतंत्रता। एवं ये टॉपिक है। मान लीजिए आपने ले लिया x1 x2 x3, यह जो है सदिश हैं डैश डैश और यक्षयन तक, कहाँ तक हैं, यक्षयन तक सदिश हैं। और जहाँ पर आपके λ1 λ2 λ3 अदिश राशियाँ हैं जो कि निकाय बना रहे हैं। क्या निकाय बना रहे हैं, n स्तंभ की ये सदिश हैं, और जो कि निकाय क्या बना रहे हैं, ये λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 प्लस डैश डैश λn xn। ठीक है, यह λn xn यह निकाय बन रहा है और जो कि 0 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ λ1 λ2 λ3 ये सब क्या है, λ1 λ2 λ3 आप लिख लो, जहाँ पर λ1 λ2 λ3 डैश डैश λn यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, ये सभी जो है अदिश राशियाँ हैं। अब जो है यहाँ पर हमें अगर λ1 λ2 λ, बस यही ध्यान देना है, ये अदिश राशियाँ हैं, यह आप लिख लोगे। उसके बाद हमें बस यही ध्यान देना है कि इनकी वैल्यू क्या आ रही है। λ1 λ2 यदि निकाय स्वतंत्र यानी कि होगा तो λ1 λ2 λ3 सबकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। ठीक है, अगर हम लिख दे रहे हैं यदि λ1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू λ3, बस यही ध्यान देना है λn तक की जो वैल्यू है अगर वो 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, सदिशों का निकाय रैखिक स्वतंत्र है। ठीक है, तो सदिशों का निकाय क्या है, रैखिक स्वतंत्र है। अगर 0 आ रहा है तो सदिशों का निकाय यानी कि जो सिस्टम है निकाय रैखिक स्वतंत्र है। ठीक है, सदिशों का निकाय रैखिक स्वतंत्र है। यदि अगर λ1 λ2 λ3 जो भी हो, अगर अलग अलग मान हो और यह नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके बराबर लिख लें, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 कुछ भी आ सकता है, नॉट इक्वल टू 0 हो और λ2 भी नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि जो भी है λn भी नॉट इक्वल टू 0 हो। नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 के अलावा कोई भी अगर नंबर आता है तो ये क्या होगा, यह तो सदिशों का निकाय जो है, सदिशों का निकाय
रैखिक परतंत्र है। ठीक, तो आपको ये देखना है अगर कोई x1 x2 x3 xn जो भी दिया हो, अगर वह वेक्टर हैं या सदिश हैं और λ1 λ2 λ3 डैश डैश लैम्डा n तक अगर अदिश से मल्टीप्लाई करके एक निकाय के रूप में लिखे गए हैं, सिस्टम के रूप में लिखे गए हैं, तो वहाँ पर λ1 λ2 λ3 का जो वैल्यू है अगर 0 के बराबर आ जाता है, सभी जो है आदिशों की जो वैल्यू है 0 के बराबर आ जाती है तो रैखिक स्वतंत्र हैं। और अगर 0 के बराबर नहीं आता है, कोई और नंबर आता है, तो वो रैखिक परतंत्र हैं। निकाय क्या है? रैखिक परतंत्र हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम समझते हैं इसे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें और बहुत अच्छा टॉपिक भी है। आप एक ध्यान से देखो तो बस यही एक मूल जो है बिंदु है जिसको हमें ध्यान देना है कि यह लैम्डा की वैल्यू क्या है। लैम्डा की वैल्यू ही डिपेंड करता है कि वो रैखिक परतंत्र होगा कि रैखिक स्वतंत्र होगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शुरू से देखते रहिए, और क्योंकि इसमें जो है शुरू के लेक्चर में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हर एक टर्म को, और जब आप शुरू से देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा इस चीज़ को। अतः जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको भी आप देखते रहें, कंटेंट को देखते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यदि निकाय, यानी कि यदि दिया हुआ है x1 और यह किसके बराबर दिया हुआ है 1 2 3 तथा x2 दिया हुआ है और यह दिया हुआ है 2 - 2 6, और तो दिखाइए x1 और x2 रैखिक स्वतंत्र है। तो आपको बताना है, तो दिखाइए, यानी कि दिखाएं x1 तथा x2 रैखिक स्वतंत्र हैं। देखिए x1 जो है 1 2 3, x2 2 - 2 x यानी कि 6 दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि x1 और x2 रैखिक स्वतंत्र हैं। तो अब देखिए सॉल्यूशन इसमें क्या होगा। सॉल्यूशन में हम देखें तो माना k1 और k2, मान लीजिए यहाँ पर दो अदिश राशि हैं, माना कि k1 तथा k2 क्या हैं, दो अदिश राशियां हैं, ऐसे राशियां हैं, यानी कि अदिश राशियां हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि k1 x1 प्लस k2 x2 इक्वल टू 0 के बराबर कर लीजिए, ये एक निकाय बन गया। ठीक है, k1 जो है आपका है x1 की वैल्यू लिख लीजिए 2 - 2, x1 की वैल्यू 1, यहाँ पर दिया हुआ 1 एंड 2, 1 2 एंड 3, प्लस k2 की वैल्यू जो है 2 - 2 6 इक्वल टू 0, यह है। तो अब जो है यहाँ पर k1 आप मल्टीप्लाई कर लें k1 और प्लस यहाँ पर 2k2, अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट जो है टर्म में ले लें। आपको ध्यान देना है k1 × 1 मल्टीप्लाई किया प्लस k2 × 2, तो 2k2 एक हो गया, एक पॉइंट में आ गया। फिर 2k1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2k2, एक पॉइंट पर आ गया, और फिर 3k1 प्लस
6k2 एक साथ आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए ये 0 वेक्टर्स हैं तो यह भी क्या होगा 0 0 और 0 3 भाग में हो जाएगा। ठीक है, तीनों पोजीशन वेक्टर की तरह हम उसे ट्रीट करेंगे। यहाँ पर जो कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड का राइट साइड से कंपेयर करेंगे हर एक संगत अवयव को या जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो ये k1 + 2k2 0 के बराबर होगा, यानी कि k1 + 2k2 हो जाएगा 0। ये पहला हो गया। और फिर 2k1 - 2k2 ये हो जाएगा 0, यह दूसरा हो गया। और तीसरा समीकरण आएगा 3k1 + 6k2। ठीक है, और यह तीसरा हो गया। अब इन्हीं तीनों समीकरण से हमें k1 k2 की वैल्यू निकालने हैं। तो यहाँ पर जरा 2 को कॉमन करके देखिए, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यानी कि समीकरण 2 से ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन कर लीजिए, k1 - k2 = 0, यानी कि 2 0 के बराबर तो होगा नहीं, 2 को इधर ले जाएं 0 हो जाएगा। ऐसे में कहा जाता है 2 0 के बराबर नहीं होगा, तो कौन होगा k1 - k2, k1 - k2 = 0। यह जो है आपका सेकंड इक्वेशन नया बन गया, यानी कि k1 - k2 = 0। k1 + 2k2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर या तो आप क्या करें डायरेक्ट यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो तो और अच्छा है, यानी कि k2 ही गायब हो जाएगा। इसको ना करके क्या करो k2 को ही आप गायब कर दो यहाँ से, यानी कि एडिंग इक्वेशन 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा k1 + 2k2 = 0 और 2k1 - 2k2 = 0। जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर k2 और k2 कट जाएगा, 2k2 और -2k2 यहाँ पर आ जाएगा 3k1 = 0। अगर 3k1 = 0 है तो k1 = क्या हो जाएगा भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ k1 अगर 0 है तो k1 0 के बराबर, 3 को इधर भेज दिए तो ये 0 के बराबर हो गया। तो k1 अगर 0 आ गया तो k1 की मान जो है समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिए। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ k1 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा k1 का आपका हो जाएगा k1 + 2k2 था 0, k1 की वैल्यू 0 तो 2k2 = 0, यानी कि k2 = क्या हो जाएगा 0, k2 = 0। अतः k1 = k2 = 0 है। तो दिया गया निकाय क्या है x1 और x2, यह रैखिक स्वतंत्र हैं। अतः x1 और x2 रैखिक स्वतंत्र है, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। थोड़ा सा हाँ स्टूडेंट, आपने देखा एक क्वेश्चन मैंने लगा कर दिखाया आपको रैखिक स्वतंत्र का, और रैखिक परतंत्र में यही होगा कि k1 k2 k3 जो भी आप रखोगे उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी, कोई नंबर आएगा, तो इसलिए वह रैखिक परतंत्र होगा। क्वेश्चन इसी तरह से लगाना है। अतः आप देखिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, और इसे आप प्रैक्टिस करें, सिद्ध करें कि जो x1 x2 x3 दिया हुआ है उसको सिंपली 1 0 0 में दिया हुआ है, 1 0 0 0 1 1 0 0 1, और यहाँ पर 1 1 1
1 1 1, ये x3 आप मान लीजिएगा। 1 1 1 रैखिक है, स्वतंत्र है, रैखिक स्वतंत्र है। तो इसे लगाएंगे, यानी कि आपको रैखिक स्वतंत्र ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। अगर इंग्लिश में देखें तो टू प्रूव 1 0 0 0 0 1 एंड 1 1 1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे के लेक्चर में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।